विपक्ष ये मानकर बैठा था कि नीट के मुद्दे पर सरकार दबाव में है। ऐसे में चर्चा को लेकर सरकार की हामी से विपक्ष की रणनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आगे एफसीआरए और डीलिमिटेशन बिल की बड़ी लड़ाई है। और मोदी सरकार ने नरमी वाला रुख तब दिखाया है जब उसने दोनों बिलों को लेकर अपनी बिसात मजबूत कर ली है। विपक्ष की गोलबंदी में बड़ी सेंध लगा दी है, समझ लीजिए। दिल्ली से आज इससे जुड़े क्या बड़े इशारे सामने आए हैं और उसे किस तरह मोदी सरकार इन दोनों बिल पर अपना नैरेटिव और मजबूत बनाते दिख रही है, इसे पॉइंटर्स में आपको समझाऊंगी। पहले सुनिए कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने इस पर क्या बयान दिया है। We will see. I told our stand is very clear on that. Any bill, FCRA bill, first of all, Amit Shah should come to Parliament and to give a statement on atrocities against the students of Delhi. This is our clear demand. Without having a statement on that issue, we are not going to allow him to do all this. खेल तो बदल गया भाई। सरकार ने तो कह दिया कि दिल्ली नीट प्रदर्शन के मामले में हम हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है। अब कांग्रेस के पास आगे बोलने के लिए बचा क्या? बड़ी बात तो यह है कि राहुल की एंग्री यंग मैन वाली पॉलिटिकल स्टाइल और गृह मंत्री में साहस नहीं वाला उनका डायलॉग एक झटके में धराशायी हो गया। अब वेणुगोपाल कहें तो क्या कहें, इसीलिए उन्हें कहना पड़ा कि नीट वाले मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान के बगैर हम सरकार को और कुछ नहीं करने देंगे। पर यह बात तो सरकार भी कह रही है कि नीट पर गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे उसे देश ध्यान से सुनेगा ही, विपक्ष भी सुने। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी तो इस नसीहत से भड़के हुए हैं और भड़कना चाहिए भी। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, कहा उन्हें किसी और बात से नहीं, गृह मंत्री के इस्तीफे से मतलब है। यही उनका ड्रीम है, यही उनकी प्लानिंग है। आप खुद सुन लीजिए। He's home minister. Pellet guns were fired. Students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. चिट भी मेरी, पट भी मेरा। आज उससे पहले एक और खबर आई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले 8 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करती है। संसद के मॉनसून सत्र के 20 दिनों में पीएम मोदी से एनसीपी सुप्रिया सुले की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 22 जुलाई को शरद पवार के साथ वो पीएम से मिली थी। आज की मुलाकात के बाद बड़ा सवाल यही कि क्या डीलिमिटेशन बिल के लिए सरकार ने बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया है। ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि बीजेपी पिछले कुछ समय से शरद पवार गुट से बैक चैनल संपर्क में है। अब दोनों मुलाकातों के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि डीलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर बीजेपी का यूनिफॉर्म 50% सीट इंक्रीमेंट फॉर्मूला जो है वो काम कर गया और इसकी गारंटी पर डीएमके के बाद एनसीपी शरद पवार गुट भी संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। या फिर हो सकता है कि वो वोटिंग से दूरी बनाकर सरकार की राह को आसान कर दे। अभी तक की जो खबर है, जाहिर है अगर ऐसी चर्चा उठेगी तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष और विपक्षी खेमे में प्रॉब्लम तो होगी, बौखलाहट मचेगी। और बौखलाहट क्या मचेगी और क्यों मचेगी, उसकी भी वजह है, वो आपको जाननी चाहिए। पूरा मामला एक तीर से दो शिकार वाला बनता दिख रहा है। जहां तक एफसीआरए बिल का मामला है, जिससे विदेशी चंदे पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, उस बिल में सरकार अपर हैंड में है। यानी विपक्ष के विरोध के बावजूद एनडीए दोनों सदनों में इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल रखता है। इस बिल को पास कराने के लिए संसद में सामान्य बहुमत की जरूरत है, जो मोदी सरकार के पास पहले से मौजूद है। लेकिन पेच फंस रहा है दूसरे बिल में, और दूसरा बिल कौन सा है? डीलिमिटेशन बिल, जिसे पास कराने के लिए संसद का 2/3 बहुमत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें संविधान संशोधन होगा। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, 3 सीटें अभी खाली है। इस लिहाज से 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 के करीब बैठता है। पिछले 3 महीनों में बीजेपी ने इस पर बड़ा काम कर लिया है। करीब 344 सांसदों का समर्थन जुटा भी लिया है और विपक्ष इसे भाप कर थोड़ा बिफरा हुआ है, गुस्से में है। बीजेपी के समर्थन का गणित क्या है, अब वो आपको बताती हूं।
एनडीए के मूल कुनबे में कितने हैं? 318 सांसद। बीजेपी के है 240, टीडीपी के पास है 16 और जेडीयू के पास है 12 और दूसरे सहयोगी दलों के बाकी 50 और सांसद। अब बीजेपी के साथ टीएमसी के बागी गुट के 20 और सांसद इसमें जोड़ दीजिए। शिवसेना उद्धव गुट के भी 6 बागी सांसद पाला बदलकर एनडीए में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा गणित कुल सांसदों का बैठता है 344। जग जाहिर है ये बात। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अब विपक्षी खेमे में 2 और बड़ी सेंध लगा दी है। डीएमके पहले डीलिमिटेशन बिल का विरोध कर रही थी। अब सोर्सेस बता रहे हैं कि बीजेपी ने तमिलनाडु में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला देकर उसे साध लिया है और 22 सांसदों वाली डीएमके ने जब से इसका इशारा दिया है कि भैया हम इस बात को मान ही गए हैं, तब से कांग्रेस और ज्यादा टेंशन में है। डीएमके की घेराबंदी की तमाम कोशिशें अभी हो रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन डीएमके की मुश्किल यह है कि अगर वो डीलिमिटेशन बिल का विरोध भी करती है तो इसका फायदा उसे नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस और तमिलनाडु में सरकार चला रहे विजय की पार्टी टीवीके को इसका फेवर मिलेगा, फायदा मिलेगा, जिसने पहले ही डीलिमिटेशन बिल का विरोध करके माहौल अपने पक्ष में बना लिया है। तो डीएमके क्या करे? इसीलिए डीएमके के लिए डीलिमिटेशन बिल दोधारी तलवार जैसा बन गया है। अब उसे तय करना है कि इसे लेकर नुकसान कम से कम कैसे वो कर सकती है। अमित शाह ने इसी गणित से डीएमके को साधने की कोशिश की है, सूत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर मौजूदा तस्वीर यह है कि डीएमके शर्तों के साथ मोदी सरकार को इस बिल पर, डीलिमिटेशन वाले बिल पर समर्थन दे सकती है या फिर वोटिंग से दूरी बनाकर, एब्स्टेन रहकर बिल पास होने में मदद कर सकती है। यह आधिकारिक नहीं है, ये गणित लगाई जा रही है पॉलिटिकल पंडित्स की तरफ से। माना जा रहा है कि इसी गणित से एनसीपी शरद पवार को भी राजी कर लिया गया है, जिसके लोकसभा में 8 सांसद हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों का समर्थन अगर मिल जाता है तो डीलिमिटेशन बिल जो 2/3 मांग करता है उसका रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि एनडीए के पास अभी मैंने आपको बताया कितने सांसद है, सब टोटल मिलाकर 344। अगर समर्थन में 28 सांसद और जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है 371, यानी 360 की लिमिट से 11 सांसद ज्यादा। अगर ये दोनों पार्टियां या इन पार्टियों के सांसद डीलिमिटेशन बिल वाली वोटिंग के वक्त एब्स्टेन भी कर जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, तब भी ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या जो 540 होनी चाहिए वो घटकर हो जाएगी 512। उनकी 2/3 का आंकड़ा 342 के पास फिर आ जाएगा, जिसका गुणा गणित बीजेपी शायद पहले से ही सेट कर चुकी है। संसद में एनडीए का डीलिमिटेशन बिल के साथ एफसीआरए बिल का गणित, सोची समझी प्लानिंग दिख रही है। एफसीआरए बिल पास होता है तो कांग्रेस को डबल नुकसान, क्योंकि केरल में 18.38% ईसाई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन को यह वोट बैंक एक मुश्त वोट देता है, एक तरफा। तमिलनाडु में लगभग 6.25% ईसाई मतदाता है। यहां कांग्रेस और डीएमके के वो परंपरागत वोटर हैं, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा के अभी के चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने उसमें सेंध लगा दी है। 34% ईसाई मतदाता विजय की पार्टी टीवीके के पास चले गए हैं और इसीलिए डीएमके को एफसीआरए के मुद्दे पर बेहद गंभीरता से अपना नफा और नुकसान देखना पड़ रहा है। बीजेपी की पूरी बिसात के केंद्र में यही सारे फैक्टर हैं और ये फैक्टर नहीं, फैक्ट भी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां हैं। दोनों को अमित शाह का ये दाव समझ में आ रहा है और इसीलिए सरकार ने जब ये कह दिया कि नीट पर गृह मंत्री बयान देंगे, सारे पॉइंटर्स पर बात करेंगे, तो वो विपक्ष जिसे एकजुट रहना चाहिए था उसने क्या कहा, या उसके कुछ चेहरों ने, जैसे अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार आप। अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई बताइए आप। जमीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए बताइए आप।
ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि अब पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन।